हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि अभी आपके रिसेंट में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसके अलावा आपके पास में लेवल 1 के एग्जाम होंगे और आरआरबी जेई के एग्जाम होंगे। इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन वाईफाई स्टडी के प्लस कोर्सेज के द्वारा लाइव कराई जाती है। इसके अलावा आप रेलवे एग्जाम की कैटेगरी के अंदर सत्यम गुप्ता, जो कि टॉप एजुकेटर हैं, इनके भी लाइव कोर्सेज देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एजुकेटर जो टॉप कैटेगरी में काउंट होते हैं, जैसे कि विमलेश यादव। इनके अलावा भी आप इनके टॉप एजुकेटर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाईफाई स्टडी और बहुत सारे टॉप एजुकेटर जिनके अपकमिंग कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी टीचर के कोर्सेज जितने भी आप वो वीडियो बनाते हैं, सभी वो यहाँ पे आप एक ही सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके लिए गाइज आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसमें आप 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। गाइज, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो यहाँ पे माई स्टडी दोस्त प्रोमो कोड जरूर यूज कर लेना। इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो गाइज, अभी बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है हमने पहले आपके लिए कर लिए हैं। तो आपने नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आज की क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। ठीक है ना। तो आपको ये देखिए, ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। उसके अलावा प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके अलावा देखिए 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है, इसको बोला जाता है शारीरिकी। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट आपके पास में कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए ये चीज ध्यान रख लेना है कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है और तरंग धैर्य सबसे कम भी बैंगनी रंग का ही होता है। और अपवर्तनांक सबसे कम की बात करो तो वो रेड का हो जाएगा। ये चीज ध्यान रख लेनी आपको। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस आपके पास में है 54 क्वेश्चन नंबर। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 मीटर तो जी क्या होती है, प्रतीत होती है, लगता है हमें कि सिर्फ 3 मीटर है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी, वो 4 मीटर है। अगर जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 4/3 है। तो इस केस में ये आपके पास में 3 नहीं होगा। 3 तो हमें वास्तविक लगता है, लेकिन वास्तविक ओरिजिनली है कितना, 4। नेक्स्ट देखिए आपके पास में है कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आपके पास में डायोप्टर। ठीक है ना। और ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है कि मनुष्य को कितने डेसिबल की ध्वनि जो है सुन सकता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये आपके पास में हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रख लेनी है आपको कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। आगे देखिए कि रडार की जो कार्यप्रणाली है वो निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। रडार किस कार्यप्रणाली पर कार्य करता है, तो ये होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है ना। रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। उससे क्या होता है कि कुछ तरंगे निकलती हैं रडार से, और वो तरंगे जो है जैसे किसी भी समुद्र में रडार चल रहा है वहां पे, तो वो किसी भी जहाज का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वो जहाज से टकराएगा, वहां से रिफ्लेक्ट करके उसको सिग्नल मिलेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पे कोई भी वस्तु वहां पे अवेलेबल है। तो इस तरह से उसका पता लगाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति के नियम अनुसार कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। तो ये चीज ध्यान रख लेना है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन उस ऑप्शन में ये ऑप्शन अगर आपके लिए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए यहाँ पे है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58 है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो उसे बोला जाता है इनर्शिया या जड़त्व।
देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये गति का पहला ही नियम है कि कोई भी वस्तु है जो अपनी स्थिति में पोजीशन में वो चेंज होने से क्या करती है, अपने आप को विरोध करती है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई स्थिर वस्तु रखी गई है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इनके बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये इसे इनर्शिया बोला जाता है। देखिए गति का प्रथम नियम होता है ना, उसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर दिया मैंने। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 59 कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। लेसर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो वो करता है विकिरण का उत्दीपित उत्सर्जन के कारण। तो लेसर जो होता है आपका, ये ध्यान रखना, ये भी लेजर किरणों की तरह ही होता है, ये चीज ध्यान रखें। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास में कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन देखिए वैसे ही पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट समझिए इसको, ये क्यों होता है। देखिए दलदल में क्या होता है ना कि वस्तु अगर सीधी जैसे नुकीली वस्तु है तो वो उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ेगी। अगर उसका जो एरिया है इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो वो उसको नीचे जाने में ज्यादा एरिया उनको मिल जाएगा, तो उसको अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। तो इसलिए क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो कम दाब होगा तो वो नीचे कम जाएगा, अगर दाब अधिक होगा तो वस्तु नीचे ज्यादा चली जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि उसको सीधा खड़ा होने की बजाय उसे लेटने की सलाह दी जाती है। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए है कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ देर के लिए अगर आप उस बर्फ के दो टुकड़ों को अपने हाथ में थोड़ा सा टाइट करके पकड़ लेते हैं तो वो आपस में बेंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दाब अधिक होने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है, तो इस वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सिद्धांत है वो कौन सा है, वो संवहन है, ठीक है ना। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पे रेडिएटर जो आपका होता है वो शीतलक का कार्य करता है। उसके लिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शीतलन तंत्र है, जो रेडिएटर आप उसे बोलते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो केवल संवहन के द्वारा, कि उसमें क्या होता है कि उष्मा का ट्रांसफर होता है संवहन के द्वारा। देखिए अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 63 कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जो है पाचक क्रिया है। पाचक प्रक्रिया है तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीनों का जो एमिनो अम्लों में विघटन है उसे हम बोलते हैं आपके पास में, जो जीवित प्राणी है उनके शरीर में जो पाचक क्रिया है, ये क्या है, पाचक क्रिया है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन, ये पाचक क्रिया का ही पार्ट है। आगे देखिए कि एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है जो आपके पास में दूरस्थ नियंत्रण के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास में है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है ना। तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो मीथेन गैस जो है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 66 की प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या बोला जाता है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 67 कि उन देशों में जहां के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे बात कर रहा है ये उन देशों के बारे में जहाँ पे क्या होता है कि मिलावट होती है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे चावल है उसको पॉलिश कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। तो उन लोगों को कौन से रोग होने की ज्यादा संभावना है, तो हो जाएगा आपके पास में बेरी से, और ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 68 की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। देखिए आपको अभी क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली आप बैठे हुए हैं पूरे दिन के लिए लेकिन फिर भी आपको थकान होती है, तो वो होता है आपके पास में लैक्टिक अम्ल जो है आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इस वजह से आपको थकान महसूस होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। एक पूरे साल के अंदर अगर प्रकाश कितनी दूर तक लगातार चलता रहे, बीच में ऐसा नहीं कि नाइट हो गया, ये कुछ नहीं, लगातार चलता रहे एक साल का तक, तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 70
कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, इसे बोला जाता है फेदोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा आपको। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है ना, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसी जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसके अलावा है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है। तो ये आपके पास में हो जाएगा मुख्य अक्ष। देखिए आपके पास में जैसे कोई लेंस लगा हुआ है, अगर ये यहाँ पे कोई किरण चलती हुई आती है, अगर वो पोल यानी कि यहाँ पे ध्रुव होता है, ठीक है ना, पोल ध्रुव को बोला जाता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, अगर ध्रुव से टकराती है तो वापस वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वापस लौट के आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन 73 कि अगर किसी वस्तु का फोकस जो है अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया है वो कैसी बनेगी। ठीक है ना, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रख लेना, तो उसकी छाया जो है वो अनंत पर बनेगी। ठीक है ना, अगर आप आगे देखें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो कौन सी धातु है, वो है जिंक। अगला सवाल और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया गया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है ना, ट्रेविरेनस। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। सो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे आगे के 25 क्वेश्चंस और इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये सब चीजें मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो आपके लिए यूजफुल है वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस फिर से बोलूंगा, पिछले 2 वीडियो में मैं लगातार बता रहा हूँ, अगर कोई लोग मेरे साथ लास्ट तक देखते हैं वीडियो को तो उनको समझ में आ रहा होगा कि अभी आपके एसएससी और रेलवे के काफी सारे फॉर्म चल रहे हैं। जो 10+ या 12+ पास जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफेंस के अलावा इन एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे पैटर्न ज्यादा लगनी है तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।